वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट के जो पिछले साल में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम लोग एनालाइज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने क्वेश्चंस को एक बार हम लोग देख लेते हैं। चलिए, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास अपेक्षाकृत क्रमित होता है, आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है, विकास निरंतर रूप से होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछा है कि निम्न में से विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब जो गलत होगा उसे हमको टिक करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, ये तो सही है। ठीक है। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, हाँ क्रमिक ही होता है विकास। पहले बाल्यावस्था आएगा, इसके बाद पहले शैशवावस्था आएगा, इसके बाद बाल्यावस्था आएगा, इसके बाद किशोरावस्था, इसके बाद मैच्योरिटी वयस्क अवस्था आएगा। ठीक है। तो विकास एक तरह से क्रमिक ही होता है। तो आनुवंशिकता विकास का एकमात्र कारण है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सी ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे हमसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ही सही नहीं है, क्योंकि विकास आनुवंशिकता का एकमात्र कारण ना होकर आनुवंशिकता इन्वायरमेंट ठीक है, और पर्यावरण, इन्वायरमेंट और हेरिडिटी, मतलब आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों का परस्पर अंतःक्रिया से होता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। विकास के बारे में सी ऑप्शन ही गलत है, सही नहीं है। विकास आनुवंशिकता का एकमात्र कारण है, ये सही नहीं है, बल्कि पर्यावरण एवं आनुवंशिकता दोनों ही विकास का कारण है। चलिए नेक्स्ट है, मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? शारीरिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक। यहाँ पे पूछा है कि जो समालोचनात्मक चिंतन, ठीक है, का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो समालोचनात्मक चिंतन का अर्थ है कहीं न कहीं वह गहन चिंतन कर रहा है, वह अपने माइंड, अपनी दिमाग का यूज़ कर रहा है। तो जो चीज़ें दिमाग से संबंधित होती हैं उन्हें संज्ञानात्मक कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संज्ञानात्मक बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो वहाँ पर संज्ञानात्मक बुद्धि में समालोचनात्मक चिंतन और तर्क करना, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन दे रखा है, बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्य और रीतियाँ ग्रहण करते हैं। कारण है बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। तो यहाँ पर अभिकथन है कि बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल और मूल रीतियाँ ग्रहण करते हैं, गलत हो जाएगा। बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा से ही नहीं, बल्कि वह पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के माहौल से उनकी शिक्षा को, उनको मूल्य निर्धारित होते हैं बच्चे की। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। रीजन दे रखा है, बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चे का सामाजिकरण सरल व रेखीय प्रक्रिया नहीं है, वह बहुत कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, बहुत जटिल प्रक्रिया है। क्योंकि बच्चे का सामाजिकरण उसके फैमिली से होता है, उसके परिवार से होता है, उसके सोशल से होता है, उसके स्कूल से होता है। तो यहाँ पर सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है, अंतःक्रिया है, जो सभी प्रकार के व्यक्तियों से पारस्परिक क्रिया है। तो यहाँ पर हमारा अभिकथन एवं रीजन दोनों ही गलत हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन देखते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों ही गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट दे रखा है कि
जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? संतुलन, असंतुलन, आत्मसातकरण, समंजन। तो यहाँ पर पूछ रखा है कि जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है। ठीक है, इस किसी भी चीज़ को देखा और उसके समाधान के लिए निरंतर खोज में लगा हुआ है, तो यहाँ पर वह किस क्या करने समाधान की निरंतर खोज में लगा रहता है। तो यहाँ पर दे रखा है संतुलन, असंतुलन, आत्मसातीकरण, समंजन। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह फर्स्ट नंबर हो जाएगा। यहाँ पर संतुलन हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति, ठीक है, किसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए, किसी चीज़ में स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए वह समाधान की निरंतर खोज करने में लगा है कि उस चीज़ के समाधान के लिए, उस चीज़ के स्टेबिलिटी के समाधान के लिए वह निरंतर खोज कर रहा है। इसका मतलब है वह समाधान चाह रहा है, तो वह संतुलीकरण, उसका संतुलन चाह रहा है। उस चीज़ को, देखी हुई चीज़ को और अपनी स्कीमा में संतुलन बनाए रखना, संतुलन बनाना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है? ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है संवेदी तथ्यात्मक अवस्था। ये नहीं होगा फ्रेंड्स, इसमें बच्चा 0 से 2 वर्ष की एज में होता है और इसमें इंद्रिय गामक अवस्था होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फ्रेंड्स यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जबकि पूछा है कि परिकल्पनात्मक सोच से निगमनात्मक तर्क, जो कि एक अमूर्त अवस्था में आएगी। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर दे रखा है फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर हमारा जो निगमनात्मक तर्क एवं परिकल्पनात्मक सोच डेवलप होगा वह औपचारिक स्टेज में ही होता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक दे रखा है, जो कि 2 से 7 वर्ष की स्टेज है। इसमें बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस का कार्य करता है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में तार्किक सोच उभरने लगती है, कॉन्क्रीट मटेरियल उससे वह ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क एवं परिकल्पनात्मक सोच करने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं? इसमें पूछ रखा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक, अनैच्छिक मतलब जो अपनी इच्छा से नहीं हो रहा है, क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में बच्चा अनैच्छिक, अनैच्छिक क्रियाओं से कनेक्ट रहता है। वह कब क्या कर देगा, उसको उसकी दिमाग से इच्छा से जागृत नहीं होती है, वह नहीं जानता कि वह कहाँ पे क्या कर रहा है। ठीक है, तो वह अपनी इच्छाओं के भी विरुद्ध वह कोई भी चीज़ करने लगता है, जैसे कि वह पॉटी वगैरह करता है। तो इसके लिए उसकी इच्छा जागृत नहीं होती, वह पता नहीं कब कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो ये सभी अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना हो जाएगा कि वह ऐच्छिक क्रियाओं, जैसे कि वो उसे समझ आने लगता है कि मुझे अभी क्या करना है, अब हमें क्या करने की इच्छा हो रही है, इसके बावजूद वह करता है। तो यहाँ पर संवेदीगामक अवस्था करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला है
हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं? दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिमुखता, कानून और व्यवस्था अभिमुखता। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा है कि हेंज की दुविधा को सुनने के बाद, ठीक है, एक 8 वर्षीय बालिका गुरप्रीत कहता है कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए, जैसे कि वह हेंज का पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं? तो यहाँ पर जो सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों, जैसे कि मुझे मिला मुझे नहीं मिला, इसलिए वह अपनी नीड के अनुसार कानून का फैसला लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर वह व्यक्तिगत फैसला लेते हैं अपनी नीड के अनुसार कि मुझे क्या चाहिए, तो मुझे वो चीज़ प्राप्त हो रही है तो क्या सही है क्या गलत है, इसके अकॉर्डिंग वह सोचते हैं। तो यहाँ पर दंड एवं आज्ञा पालता अभिमुखता नहीं होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता जब होता है जब बच्चा दंड से डरकर कोई कार्य करता है। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव ओरिएंटेशन यांत्रिक सापेक्षता अभिमुखता में टेट फॉर टेट होता है, जैसे कि जैसे को तैसा। अगर वो चीज़ व्यक्तिगत चीज़ हमें यूज में हमें नीड है उसकी तो उसे हमें ले लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संरचना प्रसंस्करण। तो यहाँ पे आप हम सभी जानते हैं कि लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है उसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मनोविश्लेषणात्मक में सिगमंड फ्रायड आ जाएंगे। यहाँ पर व्यवहारवादी में जो थॉर्नडाइक, कोहलर, पोलो हैं, इन सब लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सोशियो कल्चरल सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादन लेव वाइगोस्की ने दिए। चलिए अगला है, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? यहाँ पे पूछा है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? नकारात्मक पुनर्वलन नहीं होगा फ्रेंड्स, कंपटीशन प्रतियोगिता नहीं होगा, भाषा, अनुवांशिक विन्यास। तो यहाँ पर जो लेव वाइगोस्की हैं समाज, संस्कृति और कल्चर एंड भाषा को महत्व दिए हैं। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाषा पर लेव वाइगोस्की ने भाषा, समाज, संस्कृति इन तीनों को लेव वाइगोस्की ने आधार माना था और अपना सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, शिक्षा को बाल्य केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर नहीं, हमें योगात्मक से रचनात्मक जाना होना चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा में, ठीक है। कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है, देख लेते हैं। खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि, खोजी अधिगम से व्याख्यान विधि नहीं बल्कि व्याख्यान विधि से खोजी अधिगम की विधि चलते हैं। लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर, यहाँ पर मानकीकृत पाठ्यक्रम से लचीले पाठ्यक्रम की ओर जाया जाता है बाल केंद्रित शिक्षा में। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन। कंठस्थीकरण से हम उन बच्चों को रटने के बजाय से क्रिया आधारित अधिगम की ओर
प्रेषित करेंगे। ठीक है, रटने की बजाय क्रिया आधारित जैसे करके सीखने पर बल देना बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख एम है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार। ठीक है, तार्किक गणितीय बुद्धि बुद्धि का सर्वोत्तम प्रकार है। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि कहलाती है। यहाँ पे तार्किक गणितीय बुद्धि सर्वोत्तम बुद्धि नहीं है, उन्होंने बुद्धि को विभिन्न रूपों में बताया है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि कहलाती है। यहाँ पे संगीतीय बुद्धि नहीं बल्कि दूसरों की भावनाओं को समझना इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। यहाँ पर तीसरा है, बुद्धि के 3 प्रकार हैं, विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक। हार्वर्ड गार्डनर ने इसे प्रतिपादित नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है कि हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर निहित करता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में हार्वर्ड गार्डनर ने बताया है कि हर एक व्यक्ति में बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं और बुद्धियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं। उन्होंने विभिन्न बुद्धि के 8 प्रकार दिए हैं, जो कि 8 प्रकार की बुद्धि बताई हैं और उन्होंने बताया है कि हर एक व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की बुद्धियाँ पाई जा सकती हैं। आई होप फ्रेंड्स कि यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।